हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम और हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम है रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रियाएं। तो उसमें हमने उसके 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ मैं पहले से ही, तो आप उन 2 वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है, अभिकारक उत्पाद के बारे में पढ़ा है, रासायनिक समीकरण क्या होता है हमने वो भी पढ़ा है। अगर पीछे की वीडियोज़ नहीं देखोगे तो आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं। तो उससे पहले आपको रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो मैंने पीछे वाली वीडियो में समझाई है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो आगे का नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा पीछे की, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सब भी इसे देख पाएँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का टॉपिक। तो इसने बोला कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें आपसे ये बोला गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इट मीन्स द्रव्यमान, किसी भी अभिक्रिया का द्रव्यमान जितना पहले था उतना बाद में भी उतना ही रहेगा अभिक्रिया होने के बाद। अगर आपने 1 गिलास पानी के अंदर 1 गिलास चीनी डाली है तो जितना वेट पहले था दोनों का उतना वेट बाद में भी रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। उसने बोला कि द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान टोटल जितना था पहले, अगर 100 ग्राम था तो बाद में भी 100 ग्राम ही रहेगा। चाहे 2 कंपाउंड बने तो दोनों का टोटल करके 100 को आप डिवाइड करके 50-50 कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टोटल कितना आएगा? टोटल 100 ही आएगा। तो इट मीन्स द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना द्रव्यमान उत्पन्न होता है, जैसा था द्रव्यमान वैसा ही रहता है। ओके, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर आपको एक रासायनिक समीकरण संतुलित करना है तो उसकी सबसे पहली ट्रिक यही है कि जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं। अब अभिकारक और उत्पाद के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं समझा देती हूँ शॉर्ट में कि एरो से पहले जो है वो अभिकारक हैं और एरो के बाद जो है वो उत्पाद हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहले वाले अभिकारक और उसके पश्चात वाले उत्पाद, प्रत्येक के तत्वों की परमाणुओं की संख्या जो होती है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। पहले अगर 3 Fe था तो बाद में भी Fe 3 ही होना चाहिए, 4 नहीं हो जाएगा या 2 नहीं हो जाएगा। जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ओके, तो मेथड पढ़ते हैं। मेथड है चरणबद्ध संतुलित करना। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो ये इसके नाम से भी आ सकता है, तो आपको इस नाम से भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है, हम समीकरण को संतुलित करते हैं स्टेप्स में। तो हम फर्स्ट समीकरण यहाँ पर संतुलित कर रहे हैं। एक समीकरण संतुलित करके दिखा रही हूँ मैं, दूसरी करके देखिएगा, नहीं समझ आता है तो हम फिर से उस समीकरण को संतुलित करेंगे। ओके, तो रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बॉक्स। जैसे कि आपको ये एक क्वेश्चन दिया होगा तो आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद और आप उसके चारों तरफ क्या करेंगे कि इस तरीके से आप उसे बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक। उसके बाद संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करने हैं। ये समझ आ रहा है? जब आप इसे संतुलित करेंगे तो बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। जो भी संतुलित करके लिखेंगे वो बॉक्स के बाहर लिखेंगे, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चरण 2, स्टेप 2 आपसे क्या कहता है? समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट कर लीजिए। अब पहले आप एक टेबल बनाइए। उस टेबल में क्या कीजिए, जो भी आपकी इस समीकरण के अंदर परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आप, उनकी संख्याओं को आप नोट कर लीजिए। कैसे नोट करना है और कैसे टेबल बनानी है? टेबल में 3 पार्ट करने हैं। एक फर्स्ट है तत्व, जो भी आपके तत्व इसके अंदर यूज हुए हैं उनके लिए। उसके बाद अभिकारक परमाणुओं की संख्या। अभिकारक परमाणुओं की संख्या ये जो एरो से पहले है, इसीलिए उसने LHS लिखा है। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एरो है, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में ये है और इसके राइट हैंड साइड में ये है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हम अभिकारक बोलते हैं, और ये उत्पाद है जो कि RHS है, राइट हैंड साइड है। तो ये यहाँ है। तो इसमें जितने परमाणुओं की संख्या है वो उत्पाद है, उसको यहाँ लिख दीजिए। इसमें जितने परमाणुओं की संख्या है वो अभिकारक है, उसको यहाँ लिख दीजिए। ओके, फर्स्ट हमने लिखा Fe। Fe मतलब आयरन। आयरन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1, तो हमने 1 लिख दिया,
ठीक है। अभी उत्पाद में देखते हैं, उत्पाद में Fe कितना है 2, नीचे लग रहा है ना 2, जो नीचे लग रहा है वो भी उसका ही नंबर है, जो आगे लग रहा है वो भी उसका ही नंबर है, ठीक है। तो हमको दोनों ही लिखना है। तो यहाँ पर Fe कितना है 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर Fe 3 है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक्चुअली ये जो है वो Fe3O4 है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो मैंने बाद में चेक किया तो मुझे पता चला कि ये एक्चुअल में मिसप्रिंट है। यहाँ पर ये Fe3O4 है, इसे मैंने सही कर दिया है। आई होप सबको समझ आ रहा है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो Fe3O4 लिखा हुआ है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो इसलिए मैंने इसे सही कर दिया है। अब यहाँ पर Fe3O4 लिखा हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर Fe3O4 की वजह से यहाँ पर जो Fe हैं वो कितने हो गए हैं 3। कितने हैं यहाँ पर Fe परमाणुओं की संख्या 3। अभिकारक में कितनी थी 1, और उत्पाद में कितनी है 3। उसके बाद अगर हम H की बात करते हैं तो H जो थे वो इधर की तरफ, H जो है वो इधर की तरफ कितने हैं, H इधर की तरफ 2 हैं। ये Fe3O4 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या है Fe3O4, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर Fe3O4 है। और उसके बाद में अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उत्पाद में कितनी हो गई, यहाँ पर 2। यहाँ तो H2 की संख्या है ही नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर है ना हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपको 2, तो ये हो गई हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या की बात अगर मैं करूं तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है 1, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या की बात इधर की तरफ करते हैं तो ये हमने क्या कर दिया था Fe3O4 कर दिया था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 4। इधर की तरफ तो हाइड्रोजन है, इधर की तरफ ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ऑक्सीजन इधर की तरफ कितनी हो गई 4। तो आई होप ये टेबल सबको समझ आ गई होगी। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी उत्पाद हैं वो लिखने हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे इसके अंदर समझानी है, अगर सपोज कर लीजिए कि हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, दोनों में से किसी भी तरफ अगर हाइड्रोजन इस तरीके से लिखा हुआ है, तो बताइए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो गई 4। क्यों हो गई, क्योंकि जो आगे लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है उसका हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कितना आ गया 4। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 4। अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 2। अगर ये लिखा हुआ है तो भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 2, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है 4। और अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 4 और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है 2। क्यों है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2, क्योंकि ये जो 2 है वो इस पूरे अणु के साथ में लगा हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए भी लगा है और ऑक्सीजन के लिए भी लगा है। इतना सबको समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। चरण 3। चरण 3 आपसे कहता है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ से और यहाँ से आपको जो भी अंतर मिल रहा है उस अंतर को बराबर करिए। मतलब यहाँ अगर 3 है तो फिर यहाँ भी 3 लगाइए, इसको भी 3 के बराबर कीजिए। ये 2 और 2 बराबर हैं तो इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 है तो फिर इसको भी 4 से गुणा कर इसे बराबर कीजिए। तो अब बराबर कैसे करेंगे कि Fe हमको दिखाई दिया कि Fe इधर की तरफ 3 है, Fe इधर की तरफ 3 है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा। अच्छा बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लगाना है, जो कुछ लगाना है वो बॉक्स के बाहर लगाना है, तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा 3। उसको भी देखते हैं। अभी इसने क्या बोला कि जो सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक परमाणु, तो सबसे अधिक परमाणु फिलहाल हमको 4 दिखाई दे रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन के दिखाई दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन जब यहाँ पे 4 है और हमें यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ तो हम ऑक्सीजन है ही नहीं है तो हम यहाँ लगा ही नहीं सकते, तो हम ऑक्सीजन के अणु के आगे लगाएंगे। तो हमने ऑक्सीजन के अणु के आगे क्या लगा दिया 4, बॉक्स से बाहर लगाया, बॉक्स के अंदर नहीं लगाया, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व के बारे में हो गया। इसके आगे हमने क्या लगा दिया 4। अब जब हमने इसके आगे 4 लगा दिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी हो गई 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 8, तो उसे भी अभी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, वो हम अभी आगे करेंगे। इसके बाद चरण 4 आपसे कहता है कि अब जितने भी परमाणु हैं उसको चरण 3 की भांति संतुलित कर दीजिए। अब जितने भी परमाणु बचे उनको चरण 3 की भांति क्या करो, संतुलित कर दो। तो जब आपने यहाँ 4 लगाया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसके आगे हाइड्रोजन के आगे 8 लगा दूंगी तो ये तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले से तो हमें गुणा करना है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे 4, हम इसके आगे 4 लगा देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा
8, और अब ये जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन परमाणु और ये जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो हमारा ऑक्सीजन बराबर हो गया, हमारा हाइड्रोजन बराबर हो गया, हमारा बचा Fe जो कि बराबर नहीं है। तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 3। यहाँ पर 3 है तो हमने इसके आगे 3 लगा दिया, और हाइड्रोजन जो Fe परमाणुओं की संख्या है वो भी बराबर हो गई। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान हो गई है। तो ये हमारा चरण 4 कंप्लीट हो गया। अब आता है चरण 5। चरण 5 आपसे कहता है अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं लिख दीजिए। आपने रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखी जाती हैं। भौतिक अवस्थाएं मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर समझा भी दी थी, तो आप उन्हें देख लीजिएगा कि ठोस के लिए S लगाते हैं, द्रव के लिए L, गैसीय अवस्था के लिए G, जलीय विलयन के लिए AQ। तो अब हमको दिखाई दे रहा है कि Fe जो होता है वो होता है लोहा, तो वो तो ऑब्वियसली ठोस ही होगा, तो हमने उसके आगे लगा दिया Fe के आगे लगा दिया S। ठीक है, इसके बाद H2O जो होगा वो जलीय, तो विलयन तो हो नहीं सकता, क्योंकि जलीय विलयन का मतलब होता है किसी को घोल कर बनाया गया विलयन, तो वो तो जल को किसी के अंदर घोल के, जल में किसी को घोल कर बनाया जाएगा, तो ये जलीय विलयन तो हो नहीं सकता। तो इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया, गैस। क्यों लगा दिया, क्योंकि ये क्या है, वाष्प के रूप में, तो यहाँ पर हमने इसके आगे लगा दिया गैस। ठीक है, लिक्विड भी नहीं होगा क्योंकि लिक्विड तो वो ऑलरेडी है ही है ना, तो उसके आगे लिक्विड नहीं लगाएंगे, इसके आगे क्या लगाएंगे, जी। इसके बाद बात आती है Fe2O3 जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, तो ये भी ऑलरेडी अब ये यहाँ पर फिर से गलत लिख दिया इन्होंने, अब यहाँ पर फिर से मिसप्रिंट हो गया, ये Fe3O4 है। इतना सबको समझ आ रहा है ना, ये Fe3O4 है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, ये Fe3O4 है, ये भी सॉलिड में होगा तो हमने इसके आगे सॉलिड लगा दिया। बचा H2 ऑब्वियसली गैस होती है, तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया, जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के समान तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। जैसे कि अगर टेम्परेचर है तो दाब है तो उत्प्रेरक है, तो उसको हम यहाँ ये 3Fe + 4H2O एरो, तो इस एरो पर हमें ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। अगर ताप है, जैसे सपोज कर लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसे यहाँ लिखा जाएगा। कोई प्रेशर है तो उसे भी यहाँ लिखा जाएगा, कोई उत्प्रेरक है तो उसे भी यहाँ लिखा जाएगा। सब चीज़ किस पे लिखी जाएंगी, ये वाली इस तीर के निशान पर। तो यहाँ आपके चरण 6 के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, बैलेंस इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो आप मुझे बताइए। एक और रिएक्शन का एग्जांपल लेकर आप उसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, इक्वेशन को बैलेंस कीजिएगा। प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मैं आगे सॉर्ट आउट करूँगी एक और वीडियो बनाकर, सबको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ध्यान रखिएगा कि Fe3O4 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, बाय।